प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी 7 कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में कैसे मदद करते हैं, दवा बनाने में, अल्कोहल या शराब बनाने में, ब्रेड बनाने में इत्यादि अनेक तरह की मदद वे हमें करते हैं। आज इस कक्षा में हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं। सूक्ष्म जीव रोगों के कारक के रूप में, जैसे बहुत सारे रोग हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं, और इन रोगों में कुछ संचरणीय रोग हैं। जैसे कुछ रोग एक दूसरे से फैलते हैं, लेकिन कुछ रोग वो फैलते नहीं हैं। जैसे हैजा, ये एक जीवाणु के द्वारा होता है और एक व्यक्ति में होने के बाद दूसरे व्यक्ति में ये संचरित हो जाता है। इसी प्रकार से चेचक विषाणु से होता है और एक व्यक्ति के होने के बाद दूसरे व्यक्ति में भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ संचरणीय नहीं है, जैसे मलेरिया, ये संचरणीय नहीं है क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, और जब मादा एनोफिलीज ऐसे व्यक्ति को जिसमें मलेरिया के वो जीवाणु या मलेरिया के वो रोगाणु होते हैं, वो उसके मुख के द्वारा वो उसके शरीर में चला जाता है, और फिर जब दूसरे व्यक्ति को वो काटती है मादा एनोफिलीज मच्छर, तो मलेरिया दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। लेकिन उसके टच से या खांसने से या छींकने से या पानी द्वारा इसमें कोई संचरण नहीं होता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो जो कोरोना वायरस है ये भी संचरणीय है। आप देख रहे होंगे लोग मास्क पहन करके घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना करके रखे हैं। क्योंकि जब हम लोग खांसते या छींकते हैं तो 1.5 से 2 मीटर तक वह छींक के जो छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदें हैं जल की, जिसको ड्रॉपलेट कहा जाता है, वे ड्रॉपलेट या सूक्ष्म जल कण 2 मीटर 1.5 मीटर तक जाता है। इसलिए लोगों से दूरी अगर हम बनाए रखें तो इस रोग का संचरण की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए बच्चों, आप जानते ही होंगे, फ़ोन पे, रेडियो पे, टेलीविज़न पर, इन सारी चीज़ों के द्वारा हमको जानकारी समय समय पर दी जा रही है और लगातार दी जा रही है। इसलिए इस तरह के संचरणीय रोगों से बचने के लिए हमें ये दूरी बना करके रखना या मास्क पहन करके रखना
और साबुन से हाथ धोना, ताकि अगर वायरस हमारे हाथ में, जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पकड़ते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, किसी का सीट पकड़ते हैं, किसी का शरीर से टच होता है, तो उसके द्वारा अगर हाथों में चला आए तो जब साबुन से हाथ धोते हैं तो ये वायरस, कोरोना या कोविड-19 जो वायरस है वह धुल जाता है और नष्ट हो जाता है वो वायरस। तो इस तरह से ये इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। चूँकि अभी कोरोना का कोई टीका निकला नहीं है, लोग प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि इसके टीके जब निकल जाएंगे तो फिर हम लोग सहज भाव से जी पाएंगे। इसके आगे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले जो रोग हैं, इसमें बहुत सारे रोग हैं सूक्ष्म जीवों से, जैसे हैजा है, चेचक है, मलेरिया है। इस तरह से अनेक प्रकार के रोग हैं, डेंगू है, कई प्रकार के रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों से यह रोग होते हैं। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें मुख्यतः जीवाणु है और विषाणु है। जैसे सर्दी हो जाती है, सर्दी में क्या होता है, सर्दी वायरस के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है, और जब हमारे शरीर में वे विषाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं, और जब हम लोग सर्दी के दौरान, खांसी के दौरान खांसते हैं या छींकते हैं तो मुंह से जो ड्रॉपलेट, पानी के जो छोटी छोटी बूंदें बाहर जाती हैं तो वे 1.5 से 2 मीटर तक जाती हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर फिर प्रवेश कर जाता है, और उसके अंदर भी वो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाते हैं वो वायरस, और उस व्यक्ति में भी वो संक्रमण हो जाता है। इस तरह से कुछ ऐसे भी रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा होता है, जैसे हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक का एक जीवाणु है जिसके द्वारा ये फैलता है। ये जल के द्वारा फैलता है और वायु के द्वारा फैलता है। कुछ ऐसे भी रोग हैं जो टच या स्पर्श करने से या छूने से फैलता है, जैसे कोई चर्म रोग जैसे कुछ रोग हैं। वो रोग जो हैं वो टच या स्पर्श से ये रोग फैलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक जानकारी मैं दे दूं, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी जो है, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग, ये टीबी या क्षय रोग जो है, ट्यूबरक्लोसिस, यह भी जीवाणु के द्वारा होता है और हर वर्ष 1 मिलियन लोगों को यह रोग भारत में होता है। इस तरह से कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। इसी तरह से पौधों में भी सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग होते हैं। आप देखे होंगे धान के पौधे में, धान का जब पौधा बढ़ जाता है तो उसमें देखेंगे आप पीला पड़ने लगता है, वो पत्तियां जो हरी पत्तियां हैं वो पीले रंग के पड़ने लगते हैं। तो उस समय उसमें एक रोग, एक कवक के द्वारा वह रोग फैलाया जाता है जिसके कारण वो पीले पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी पिछले कक्षा में जो हम लोगों ने देखा, ये इस पौधे में ये जो है ये भी एक प्रकार का फंगस है जो इस पौधे में ये पैदा हो गया है। इस तरह पौधे में, जैसे आप देखेंगे भिंडी के पौधे में, धान के पौधे में, इन पौधों में बहुत अधिक ये रोग हो जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। इस सारणी में आप देखिए मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण के कारक और बचाव के उपाय, जो सामान्यतया बचाव का उपाय है। जैसे क्षय रोग हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, जो ट्यूबरकुलोसिस नाम के लिए जाना जाता है। ये जीवाणु है और जीवाणु के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है और इसके संचरण के जो कारक हैं अर्थात फैलने का जो माध्यम है वो है वायु। यह वायु के द्वारा फैलता है और इसके बचाव के जो सामान्य उपाय है वो है रोगी व्यक्ति को उनके जो व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना और उस व्यक्ति को भी अलग रखना। खसरा ये वायरस से उत्पन्न होने वाला जीव है। वायु इसका संचरण के कारक हैं और बचाव के उपाय भी वही है कि उसको दूसरे लोगों से अलग रखा जाए या उचित समय पर टीकाकरण की बात है। चिकन पॉक्स और पोलियो, चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है और इसका जो तरीका है वायु के द्वारा या सीधे संपर्क में आने पर भी इसका संचरण होता है। इसी तरह से पोलियो आपने सुना होगा विज्ञापन में 2 बूंद जिंदगी के, तो ये पोलियो के 2 बूंद हैं जो कि वायरस रोग कारक है इसका और इसके संचरण का जो कारक है वह है वायु या जल और इन सभी के बचाव के लिए उचित समय पर टीकाकरण ही इसका उपाय है। इसके अलावे हैजा और टाइफाइड, हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है और जीवाणु इसका कारक है और फैलने का जो माध्यम है वह जल और भोजन के द्वारा। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना इसका उपाय है। इसके बाद है टाइफाइड, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का जो कारक है वह जल है और इसके बचाव के उपाय हैं भली भांति पके भोजन एवं उबला पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, यह भी वायरस इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है और जल के द्वारा यह फैलता है। इसके लिए उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना बचाव के उपाय में से एक उपाय है। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है और यह मच्छर के द्वारा होता है। जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि जब मलेरिया रोगी वाले व्यक्ति को कोई मच्छर काट लेती है और वो मादा एनोफिल मच्छर होता है, उस मच्छर के द्वारा काट लेने पर वो मलेरिया का जो परजीवी है, जो प्रोटोजोआ है, वो स्वस्थ व्यक्ति के रक्त संचरण में चला जाता है और उस व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाता है। इसके जो बचाव के सामान्य उपाय हैं वो है मच्छरदानी का प्रयोग करना और कुछ समय पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव एवं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल जमाव न होने देना। अपने घर के आसपास में भी अगर कोई टूटा बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, घड़ा हो, जूता हो या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें जल जमाव होता हो, उनको नष्ट कर देना या जल जमा होने नहीं देना, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त
सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग इस प्रकार हैं। जो पादप रोग हैं वो हैं नींबू कंकर। जिस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है वह है जीवाणु, और संचरण का जो तरीका है वो है वायु। इसके अतिरिक्त गेहूं की रस्ट जो कि कवक सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज, अर्थात जिस गेहूं में रस्ट नामक रोग हो गया है उस बीमारी वाले गेहूं के बीज से अगर हम लोग फिर से नया पौधा लगाने की कोशिश करें तो उसमें भी रस्ट की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा है भिंडी की पीत। आप देखिएगा भिंडी के पौधे में उसकी पत्तियां जो हैं वे पीले रंग की पड़ जाती है, वह वायरस के द्वारा होता है, और इसका जो संचरण का तरीका है वह है कीट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि खाद्य पदार्थों के संदूषण में सूक्ष्म जीव का क्या रोल होता है, क्या काम होता है। आप देखते होंगे कि जब खाना बच जाता है और वो बासी हो जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, और अगर सब्जी है तो उसमें देखेंगे ऐसे उठाने पर उसमें धागा बन रहा है, ऐसे करने पर धागा जैसे रचना आ रही है। तो ऐसे पदार्थ संदूषित हो चुके होते हैं, और इनका कारण है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ही इन्हें संदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अधिक दिनों तक सब्जियां रखी जाएं, जैसे आम का भी मौसम है, आम को अगर देखें कई दिनों तक रख दें तो वो नष्ट हो जाता है। इसके पीछे भी इन सूक्ष्म जीवों का कारण है। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों को भी संदूषित करने के लिए ये सूक्ष्म जीव अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं अब कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों से जब भोजन संदूषित हो जाता है, खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं, तो इसको बचाना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए हम कुछ रासायनिक उपाय करते हैं, जिसमें नमक द्वारा, चीनी द्वारा या सोडियम बेंजोएट के द्वारा इस तरह से कुछ पदार्थों को मिला करके इसका हम लोग संरक्षण करते हैं। तो नमक द्वारा परिरक्षण, जैसे कुछ चीज़ हैं, अचार। अचार में आप देखेंगे या तो उसमें नमक है और उसमें तेल भी है, तो या फिर आप देखेंगे नींबू के अचार में नमक डाल करके उसको संरक्षित रखा जाता है। इस तरह से कुछ चीज़ों को नमक के द्वारा परिरक्षण किया जा सकता है। चीनी के द्वारा आप देखेंगे दो तरह के ब्रेड लेंगे, एक ब्रेड को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए और एक ब्रेड को चीनी के रस में डाल करके रखें, तो आप देखेंगे 3-4 दिनों के बाद खुला वाला ब्रेड वह उसमें फफूंदी लग गया है, लेकिन जो चीनी के रस में डुबाया हुआ है वह जैसा था वैसे ही रह जाता है। तो इस तरह से चीनी के रस द्वारा बहुत सारे चीज़, जैसे मिठाई वगैरह को चीनी के रस में डुबाया जाता है, डुबा करके रखा जाता है। तो ये सभी परिरक्षण के उपाय हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण,
जैसे अचार को तेल में डुबा करके रखने से काफ़ी दिनों तक ये परिरक्षित रहता है। जीवाणु या विषाणु उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, कवक भी प्रभाव नहीं डालते हैं। इस प्रकार से तेल और सिरका मतलब विनेगर जो साइट्रिक एसिड है, इसके द्वारा भी परिरक्षण का काम किया जा सकता है। कुछ चीज़ों को सिरके में या तेल में डुबा करके रखने पर वो परिरक्षित रहता है। गर्म एवं ठंडा करना, आप देखेंगे कि जैसे कोई सब्जी है और वह अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो घर में आप देखेंगे कि उसको गर्म करके रखा जाता है। या फिर दूध, उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है? गर्म करने से उसमें जीवाणु का प्रभाव नहीं होता है और वह दूध परिरक्षित रहता है। इसी तरह से ठंडा करने की बात जहाँ तक है, रेफ्रिजरेटर जो होता है, उस रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि उन वस्तुओं को जो उसके अंदर रखा जाता है उन्हें ठंडा रखा जाता है। ठंडा रखने से वह परिरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये गर्म करके और ठंडा करके भी पदार्थों को परिरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पैकिंग रहता है और उसमें हवा भरी रहती है, तो उसको दाबेंगे तो दबता नहीं है, बल्कि वह फूला हुआ रहता है। तो इस तरह से वो गैस भर करके भी इसको परिरक्षित किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ भंडारण जैसे धान चावल जो हैं उनमें कीटनाशक या नीम के पत्ते या लाल सूखी मिर्च को डाल करके या सिंदवार का पत्ता को डाल करके रखने से उसमें सूक्ष्म जीवों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पैकिंग में आप देखते होंगे दूध का जो पैकिंग होता है या दूध को जो रखा जाता है पौष्टिरीकृत, उसमें क्या किया जाता है कि उसको एकाएक गर्म किया जाता है और एकाएक ठंडा किया जाता है, जिससे वह काफ़ी समय तक वह परिरक्षित रहता है, उसमें जीवाणु का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसे दूध को जो पौष्टिरीकृत दूध होता है उस दूध को हम बिना उबाले भी पी सकते हैं। इस प्रकार हम लोग खाद्य पदार्थों का संरक्षण विभिन्न विधियों द्वारा कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ये 78% नाइट्रोजन ये हमेशा ये रहता कैसे है? वायुमंडल में इसकी मात्रा सीमित क्यों होती है? क्यों 78% ही यह रहता है? इसके बारे में अगर थोड़ा सोचें तो यह हम पाते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का एक चक्र चलता है और इस नाइट्रोजन चक्र को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो कि 78% होता है, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का सीधे तौर पर हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग उसको अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं।
चूँकि जीव द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो यहाँ वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है और जब बिजली चमकती है तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और यहाँ से ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। अर्थात जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वह मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ये उपस्थित होते हैं। इसी तरह से एक दूसरा रास्ता जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। ये भी एक तरीका है कि नाइट्रोजन को स्थिर करके रखें। और जब ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? ये नीले हरे जीवाणु के द्वारा, ये भी नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ये स्थिर करते हैं। यहाँ से जो जीवाणु हैं वे जीवाणु, और इस मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं ये पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित होता है और पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित होने के बाद इन पेड़ पौधों के भागों को जंतुओं द्वारा खाया जाता है। जंतु इन भागों को खाते हैं पेड़ पौधे के, और वह जब उत्सर्जित एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, तो यहाँ पर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है या जब जीव की मृत्यु होती है तो उसके शरीर में जो नाइट्रोजन उपस्थित रहता है या उत्सर्जन के द्वारा जो नाइट्रोजन होता है जो अपशिष्ट के रूप में जाता है, निकलता है, वह भी मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में रहता है। और ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, अर्थात यहाँ से ये फिर जीवाणु के द्वारा उन्हें गैस के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल दिया जाता है और वह फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल का नाइट्रोजन किस तरह से उपयोग होते हुए फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। तो बच्चों आज हमने इस कक्षा में सीखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु कैसे हैं, कैसे रोग उत्पन्न करते हैं, किन किन रोगों को उत्पन्न करते हैं। यही नहीं, पेड़ पौधों में भी ये कैसे रोग उत्पन्न करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, नाइट्रोजन का चक्र क्या है। इसके अतिरिक्त हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको खराब कौन करते हैं, उन्हें सड़ाते कौन हैं, और हमारे वातावरण में जो गंदगियां होती हैं उन गंदगियों को साफ कौन कर देता है। इसके अतिरिक्त हम भोज्य पदार्थों को इन सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाते हैं, कैसे संरक्षित रखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।